जिसकी वजह से सांस फूलना, छाती से सीटी जैसी आवाजें आना, खांसी होना। और इसका एक रीजन है, एक तो जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स में है तो हो सकता है आपको भी अस्थमा हो। आजकल के आप एनसीआर, दिल्ली, नोएडा एनसीआर में अगर देखें तो सबसे मेन तो एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा। में मेन इनका जो सिम्टम रहता है वो खांसी रहना, सांस फूलना, किसी किसी को चेस्ट में टाइटनेस होना, वीजिंग होना, ये सब कुछ जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो मैक्सिमम जो एनसीआर एरिया में ये मिलते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वरुण राजपाल, पल्मोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। अभी कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एज अ पल्मोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ और बाकी नोएडा सेक्टर 119 और 75 में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस जो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर से की। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। उसके बाद मैंने कुछ क्रिटिकल केयर में फेलोशिप्स की, जैसे आईटीसीसीएम एंड एफसीसीएस। एंड फर्दर मैंने फेलोशिप स्लीप मेडिसिन में की। ऑल्सो मैंने यूरोपियन डिप्लोमा किया है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। और हमारी जो फील्ड है स्पेशली पल्मोलॉजी, क्रिटिकल केयर, एलर्जी और स्लीप मेडिसिन में डील करती है। तो सर आपको अभी तक कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस पर? मेरे को अराउंड 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और हम बेसिकली जो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप एपनिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एलर्जी, क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को डील करते हैं। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। जो 20+, 30+ लोग हैं, अक्सर इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। तो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो इस एज ग्रुप को होती है? देखो 20-30 ईयर्स को अगर हम देखें, स्पेशली एनसीआर एरिया में, जो कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्पेशली चेंज ऑफ वेदर में रिकरेंट खांसी होना, नाक बंद होना, छींके होना, सांस फूलना, एक जेनेटिक रीजन भी होता है कि आपके अगर पेरेंट्स एस्थमेटिक हैं, एलर्जिक हैं, तो आपके में भी आए। और दूसरा ये चेंज ऑफ वेदर पे रिकरेंट फ्लूज होते हैं जिसकी वजह से बार बार खांसी होना। और ये पॉल्यूशन जो एनसीआर में है उसकी वजह से एक लंग्स एरियाज में या एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से ये बार बार खांसी होती है। इसके अलावा कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स होती हैं लोग जो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जिन्हें? देखो मेन प्रॉब्लम अगर हम देखें, जो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, सीओपीडी हो गए, अस्थमा हो गए, ट्यूबरकुलोसिस भी काफी कॉमन है इंडिया में। उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया। इन सब में मेन इनका जो सिम्टम रहता है वो खांसी रहना, सांस फूलना, किसी किसी को चेस्ट में टाइटनेस होना, वीजिंग होना, ये सब कुछ जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो मैक्सिमम जो एनसीआर एरिया में ये मिलते हैं। तो किसी को बहुत लंबे टाइम से खांसी है तो वो होम रेमेडी करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में पहले वो डॉक्टर्स के पास ना जाके होम रेमेडीज पहले करेंगे। और किसी को बहुत लंबे टाइम से खांसी है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर पे? जी बिल्कुल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो मैक्सिमम जो काफी पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि खांसी चल रही है, कोई ट्रीटमेंट ले लो, एंटीबायोटिक कोई घर पे ले लो, या कोई फार्मेसी केमिस्ट पे चले आओ, वो कुछ मेडिसिन दे देते हैं। बट ये गलत है। आपको सिम्टोमेटिकली आराम मिलेगा बट आपको डिजीज के बारे में डायग्नोसिस नहीं पता लगेगा, जिसके बाद आपको 1 महीने तक कुछ आराम मिलेगा लेकिन दोबारा खांसी होगी। तो बेटर है कोई भी सिम्टम्स हो पहले डॉक्टर से मिले, अपने रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से मिले, उसके बाद ही ट्रीटमेंट ले। इसके अलावा जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग और एल्कोहल लेते हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट रहते हैं? देखो स्मोकिंग जो है काफी ही एडिक्टिव चीज होती है। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जो 18-19 साल से स्टार्ट कर देते हैं, वो एक पीयर प्रेशर में करते हैं या दोस्त लोग हैं आसपास करके एक साथ में सिगरेट्स ले लेते हैं। बट इसका एक एडिक्शन हो जाता है जो कि काफी लंबे तक ये लोग स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आती है। लंग्स के एरियाज में आप एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होती है जिसके आगे चल के सीओपीडी जैसे लंग्स, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें ब्रेथलेसनेस, खांसी होना, और भी काफी खतरनाक बीमारी जैसे कि लंग कैंसर जैसी बीमारी भी स्मोकिंग की वजह से होती है। सर अस्थमा क्या होता है? बहुत सुना जाता है अस्थमा। अस्थमा एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके एयरवे से उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, स्पेशली ब्रोंकाई हो गए, ब्रोंकियल्स हो गए, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बन जाती है, जिसकी वजह से सांस फूलना, छाती से सीटी जैसी आवाजें आना, खांसी होना। और इसका एक रीजन है, एक तो जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स में है तो हो सकता है आपको भी अस्थमा हो। तो अगर आपके पेरेंट्स में है, आपको अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से जल्दी मिले, क्योंकि यंगर एज में अगर आप एस्थमा के लिए ट्रीट करेंगे तो जल्दी कंट्रोलेबल और जल्दी इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट इसका। काफी लोगों को रात सोते टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तो उसको क्या कहते हैं? देखो ये सोने की जो प्रॉब्लम है उसको स्लीप एप्निया बोलते हैं। ये एक स्लीप डिसऑर्डर होता है, स्पेशली ओबीस पेशेंट्स में होता है।
इसके अंदर तेज तेज खराटे आने, लाउड स्नोरिंग होना, रात को चोकिंग जैसे एपिसोड होना, दिन में डे टाइम स्लीपीनेस रहना, लेथार्जी रहना, कुछ काम में मन ना लगना, मॉर्निंग में उठ के हेडेक होना, रात को यूरिनेशन ज्यादा होना, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जैसे लाउड स्नोरिंग हो, डे टाइम स्लीपीनेस हो, लेथार्जी हो, रात को चोकिंग एपिसोड्स हो, तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट से जरूर मिले। जैसे हमने देखा था बीच में कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, उसके बाद काफी लोगों को इससे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम? देखो, कोविड के बाद पोस्ट कोविड एरा में एयरवेज का थोड़ा इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ गया। लोग ज्यादा उनके एयरवेज होते हैं जो ज्यादा हाइपर रिएक्टिव हो गए, जिसकी वजह से रिकरेंट खांसी होना, किसी किसी को ब्रेथलेस होना, जिसको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हुआ था उनको भी रिकरेंट ब्रेथलेसनेस होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पोस्ट कोविड के बाद बढ़ गए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सर्दी में लोगों को ना अलग, जैसे सर्दी में नॉर्मली जुकाम वगैरह होता है तो वो खांसी ठीक है, लेकिन गर्मी में भी काफी लोगों को खांसी की प्रॉब्लम होती है। तो वो किस रीजन से होती है? देखो, गर्मी की जो चेंज ऑफ वेदर में जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेशली इस समय पॉलन वेदर होता है, तो पॉलन से एलर्जी बढ़ती है, तो उसके लिए भी रिकरेंट खांसी होना, नाक बंद होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। स्पेशली जो एलर्जी पेशेंट्स होते हैं उनमें चेंज ऑफ वेदर और स्पेशली फ्लू जो होता है वो चेंज ऑफ वेदर में सबसे ज्यादा आता है, चाहे वो विंटर में आए या चेंज ऑफ वेदर में समर में आए, तो वो भी एक रीजन है जो क्रॉनिक खांसी करता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ये कौन सी? ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकस का। स्पेशली आप बोल सकते हो सीओपीडी लंग्स, ये भी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हो, काला दमा भी बोल सकते हो। स्पेशली ये स्मोकर्स में होता है। स्मोकर्स में लंबे टाइम से स्मोकिंग करने के बाद, स्पेशली जो एज मोर देन 40 ईयर्स होती है, उसमें खांसी होना, सांस फूलना एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बन जाता है, जिसके लिए हम लोग एक एक्सेस और पीएफटीज करते हैं, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी जाती है आजकल के टाइम पे? आजकल के आप एनसीआर, दिल्ली, नोएडा एनसीआर में अगर देखें तो सबसे मेन तो एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा। कौन कौन सी एलर्जीज होती हैं सर लंग से रिलेटेड? एलर्जीज में पॉलन हो गया, हाउस डस्ट माइट्स एलर्जीज होती है, फंगल एलर्जीज होती है। हर जो पेशेंट होता है, एस्थमेटिक पेशेंट, उसमें डिफरेंट एलर्जीज होती है और स्पेशली जेनेटिक रीजन है जो ये एलर्जीज का कॉज होता है। तो जैसे आजकल 20 से नीचे जो है उन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी रीजन से हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखो, 20 से अगर हम कम एज वाला देखें तो उनमें हाँ अस्थमा है। मेन फैक्टर ये है कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में अस्थमा है, तो उनमें भी थोड़ा जेनेटिकली सिम्टम्स हैं कि एलर्जी वाली चीजें हैं। बट हाँ, अगर आप स्मोकिंग स्टार्ट करोगे, पॉल्यूशन का ज्यादा एक्सपोजर होगा, तो ये चीजें बढ़ेंगी। तो बेटर है अगर आपके सिम्टम्स यंग एज में आते हैं तो डॉक्टर से जल्दी मिले, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अगर यंग एज में होता है तो काफी इफेक्टिव है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एडवाइस करें कि वो अपनी डेली लाइफ को किस तरीके से रूटीन कर सकते हैं कि उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ही ना। देखिए, आप एक्सपोजर से बचें। रेस्पिरेटरी या लंग्स प्रॉब्लम के लिए अगर आप पूछना चाहे क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक्सपोजर से बचें। स्मोकिंग को क्विट करें, पॉल्यूशन को अवॉइड करें। इसके लिए अगर आप बाहर ट्रेवल करें तो N95 एक मास्क होता है, उसको लगा के ट्रेवल करें। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।